अस्सलाम वालेकुम क्लास। चलिए बेटा, अब आप लोगों का ये नया टॉपिक स्टार्ट कर रहा हूँ। ऑल दो कार्बोहाइड्रेट्स ही पढ़ रहे हैं अभी तक, लेकिन अब हम जो कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में पढ़ रहे हैं उनके सोर्सेज और उनके यूजेस। छोटा सा टॉपिक है, टोटल इन्फॉर्मेशन है, कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। जो कॉन्सेप्ट सिखाने थे वो आपने सीख लिए। अब उन कॉन्सेप्ट की बेसिस पे जो इनके यूजेस हैं या जो इनकी एप्लीकेशन सोर्सेज वगैरह कुछ भी आगे पढ़ना है हमने, वो सारी चीजें आपके यहाँ पर किताब में लिखी हैं। हम उसी को डिस्कस कर रहे होंगे। कोई नई चीज होगी तो वो ड्यूरिंग लेक्चर में आपको बता दूंगा, अदरवाइज सारी बेसिक इन्फॉर्मेशन है। जो इस तरह हम न्यूज चैनल सुनते हैं, वो न्यूज पढ़ के सुना रहे होते हैं, खुद से कॉन्सेप्ट तो क्लियर नहीं कर रहे। पेट्रोल की कीमतें बढ़ गई हैं, अब वो एक न्यूज है, उसमें कॉन्सेप्ट क्या क्लियर करना है आपका। उसी तरीके से कार्बोहाइड्रेट आपके खाने में पाया जाता है, मैं इसके कॉन्सेप्ट क्या क्लियर करूंगा। पाया जाता है तो पाया जाता है। तो आपके सोर्सेज क्या हैं? ऊपर ऊपर से आपको पहले बता रहा हूँ, ये टॉपिक क्योंकि पूरा आप पढ़ चुके हैं। सोर्सेज क्या है? आपके जितने भी खाने खाते हैं उनमें से मेजॉरिटी आपके खाने बहुत सारे डिफरेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड रखते हैं, जिसमें से एक कार्बोहाइड्रेट भी है। अगला हमने पढ़ना है प्रोटीन। प्रोटीन तो हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर तकरीबन पाया जाता है, चाहे वो इंसान हो, प्लांट्स हो, आपके इंसेक्ट्स हो, इवन प्रोटीन उनमें भी पाया जाता है। और भी दीगर आपके पास है। तो सोर्सेज आपका कहाँ से आता है ये कार्बोहाइड्रेट? आपके कुछ ऐसे खाने जैसे ब्रेड हो गई, रोटी वगैरह, चावल हो गए आपके, और दीगर इस तरह की चीजें, वहां से कार्बोहाइड्रेट मिल जाएगा। यूजेस क्या है? ज़ाहिर है हम खाना खाते हैं, पहला यूज तो यही हो गया। दूसरा क्या है? हमें ये एनर्जी देता है, हमारी बॉडी में एनर्जी स्टोर भी कर लेता है। साथ ही साथ आपके ये ग्लूकोज लेवल अगर डाउन हो जाए तो उसको मेंटेन करने के लिए काम आता है हमें, क्योंकि ग्लूकोज चाहिए हर वक्त अपनी बॉडी के अंदर। तो हम खाना खाएंगे तो ग्लूकोज अंदर बॉडी में जनरेट होगा। खुद से भी कुछ हद तक जनरेशन हो जाती है बॉडी के अंदर, लेकिन वो खुद से जनरेशन नहीं होती। वो हम कंज्यूम जो कर रहे हैं खाना, उधर से ही होती है। तो ये सारी कुछ बातें यहाँ पर लिखी हुई हैं, उन्हीं को तफसीलन हम पढ़ रहे हैं। तो अब सोर्सेज पे बात कर रहे हैं। कार्बोहाइड्रेट जाहिर है हमारे पास फूड फैक्टर है एक बहुत इंपॉर्टेंट, और ये आपके डिफरेंट फूड मटेरियल जैसे कि आपके फ्रूट्स हो गए, फल वगैरह, सब्जियां हो गई, वेजिटेबल्स, या और दीगर आपके पास खाना खाने की जो चीजें होती हैं, डेयरी प्रोडक्ट्स हो गए। आपके जितने भी डेयरी प्रोडक्ट्स हैं उसके अंदर कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। सिर्फ कार्बोहाइड्रेट नहीं होता, लेकिन कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। बहरहाल आगे आ रहे हैं। कार्बोहाइड्रेट आपके पास यहाँ पर सिंपल से लेके कॉम्प्लेक्स तक होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट। आपके कार्बोहाइड्रेट की जो क्लासिफिकेशन अभी हमने पढ़ी है उसके अंदर सिंपलेस्ट मोनोसेक्राइड है, और कॉम्प्लेक्स, इंतहाई ज्यादा कॉम्प्लेक्स, पॉलीसेक्राइड है। तो आपके सिंपल मॉलिक्यूल भी होते हैं, कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल भी होते हैं, और उनके वेरी करता है कि वो कहाँ कहाँ से आए हुए हैं। जैसे कि कुछ एग्जांपल आपके यहाँ पर टेबल में बनी है किताब में, अदरवाइज आपके नोट्स को अगर देखें तो उसको लिस्ट डाउन हमने कर दिया है। तो लिस्ट डाउन जो पहले किया उसके ऊपर बात करें, फिर आपके टेबल पे आऊंगा, वही चीज यहाँ पर लिखी हुई है। बहरहाल अगर हम सिंपल शुगर की बात करें, जो चीनी हम नॉर्मली इस्तेमाल करते हैं, वो आपके पास आती कहाँ से, वो तो एक अलग कॉन्सेप्ट हो जाता है। लेकिन उसके अंदर ग्लूकोज, ये जो हमने अभी पीछे पढ़ा है ग्लूकोज का टॉपिक, तो ग्लूकोज आपको पता है क्या होता है। ग्लूकोज आपके वहां से निकलता है। ग्लूकोज हो गया, फ्रक्टोज हो गया, ग्लैक्टोज हो गया, ये सारे के सारे आपके सिंपल शुगर में पाए जाते हैं। और ये सिंपल शुगर आपके फ्रूट्स में भी पाई जाती है। कोई ऐसा फल जो मीठा हो टेस्ट में, उसके अंदर ये पाया जाता है। बहरहाल आगे आ रहे हैं। आपके ग्लूकोज, फ्रक्टोज, ग्लैक्टोज, ये सारे फ्रूट, वेजिटेबल, आपके जो सीरियल्स होते हैं, अक्सर ब्रेकफास्ट में लोग सीरियल खा रहे होते हैं, उसके अंदर सीरियल क्या है, गन्नों की तो है बेसिकली, प्रोसेस और भी चीजें होती हैं, बार्ले वगैरह। तो बहरहाल आपके ये शहद के अंदर भी पाया जाता है। एक और आपके पास फ्रूट की अगर एग्जांपल लें तो कस्टर्ड एप्पल, जिसको हम शरीफा कहते हैं। तो कस्टर्ड एप्पल या शरीफा ये बहुत मीठा होता है, इसके अंदर हाई सुक्रोज कंटेंट पाया जाता है। बहरहाल नेक्स्ट आ रहा हूँ। डाइसेक्राइड आपके सुक्रोज हैं, ये पॉइंट हम पढ़ चुके हैं। सुक्रोज जो है वो दो, आपका ग्लूकोज और फ्रक्टोज से मिलके बना है। डाइसेक्राइड कहते हैं इसको। डाइसेक्राइड क्यों? क्योंकि दो इसमें मोनोसेक्राइड होते हैं। बहरहाल डाइसेक्राइड जैसे कि सुक्रोज हो गया, लैक्टोज, माल्टोज, ये सारे के सारे, इनके बारे में भी हम पीछे पढ़ चुके हैं। सुक्रोज जैसे कि आपके शुगर बीट, यहाँ पर आपको मेंशन किया हुआ है, शुगर केन, शुगर बीट, इन सब में पाया जाता है। साथ ही साथ फ्रूट्स में भी है। लैक्टोज के हम बात पढ़ चुके हैं, ये सारे पॉइंट्स पीछे मैं आपको पढ़ा चुका हूँ। लैक्टोज आपके दूध के अंदर, मिल्क के अंदर पाया जाता है, डेयरी प्रोडक्ट्स हैं उसके अंदर।
लैक्टोज में क्या है, ग्लूकोज है, गैलेक्टोज है, ये सारे आपके पाए जाते हैं। और ये जो लैक्टोज है ये बेसिकली मिल्क शुगर भी कहते हैं इसको, ये आपके शुगर के तौर पे यूज होता है, लेकिन ये मिल्क के अंदर पाया जाता है, दूध के अंदर पाया जाता है, दूध या डिफरेंट डेयरी प्रोडक्ट्स। नेक्स्ट पे आ जाए माल्टोज। माल्टोज के बारे में भी हम पढ़ चुके हैं। माल्टोज माल्ट से निकलता है और इसको हम माल्ट शुगर भी कहते हैं। ये भी सिंपल डाइसेक्राइड है। ये सारी एग्जांपल हमने ओलिगोसेक्राइड में पढ़ी थी। तो माल्टोज के बारे में, इसमें दो ग्लूकोज के मॉलिक्यूल होते हैं और ये आपके माल्टोज ज्यादातर सीरियल्स के अंदर भी पाया जाता है। और नेक्स्ट लास्ट पॉइंट है पॉलीसेक्राइड, जैसे कि स्टार्च, सेलुलोज, ये सारा हम पीछे पढ़ चुके हैं। स्टार्च हो गया, सेलुलोज हो गया, ये सारे पॉलीसेक्राइड है। स्टार्च हमारे पास जो आलू होते हैं उसके अंदर पाया जाता है, जो आपके स्वीट पोटैटोज हैं उसके अंदर भी पाया जाता है, रूट्स के अंदर भी पाया जाता है इनके। तो बहरहाल स्टार्च आपके यहाँ पे बताया हुआ है फाउंड इन सीरियल क्रॉप्स। क्रॉप्स आप फसल को कहते हैं। वीट हो गया, बार्ले हो गया, मेज, राइस, कॉटन वगैरह, ये सारे। कॉटन आपका प्योर सेलुलोज है। सेल्यूलोज की वजह से आपका जो पौधा है वो अपनी शेप इख्तियार करता है। अदरवाइज पौधों के अंदर सेल्यूलोज ना हो तो वो आपके दरख्त बन ही नहीं सकते, वो अभी उगेंगे और फौरन नीचे गिर जाएंगे। तो सेल्यूलोज उनकी शेप मेंटेन रखता है। बहरहाल आगे ये होगा कहीं तो आपका लिखा होगा हमारे नेक्स्ट आपके टेबल पे किताब में जो बना हुआ है। कार्बोहाइड्रेट और उनके सोर्सेज, पहला आपको मोनोसेक्राइड बताया हुआ है। मोनोसेक्राइड में कौन कौन से हमने पढ़े हैं? हमने ग्लूकोज पढ़ा है, फ्रक्टोज पढ़ा है। ये आपके ग्लूकोज जैसे के या फ्रक्टोज भी ग्रेप्स के अंदर, शहद के अंदर, अमरूद हो गया, गावा लिखा हुआ है, मोलासेस, हनी वगैरह, इन सब के अंदर पाया जाता है। नेक्स्ट ओलिगोसेक्राइड। ओलिगोसेक्राइड, अच्छा यहाँ पर आपकी किताब में थोड़ा सा ओरिएंटेशन, आपकी अलाइनमेंट का ख्याल नहीं रखा गया। ओलिगोसेक्राइड हेडिंग है, नीचे जो सुक्रोज है उसके साथ अलाइन करना है आपने जो जो लिखा है। मैं एग्जांपल साथ में समझा भी रहा हूँ। आपका जो सुक्रोज है वो कहाँ से पाया जाता है? शुगर केन हो गया, शुगर बीट, बीट रूट, कैरेट, मैपल, पाइनएप्पल एक्सेट्रा, ये सारे आपके किसके एग्जांपल हैं? सुक्रोज के। सुक्रोज यहाँ से पाया जाता है। लैक्टोज कहाँ पाया जाता है? मिल्क में। तो आपके दूध में लैक्टोज होता है, तभी हम कुछ ऐसे बीमार लोग होते हैं जिनको लैक्टोज हजम नहीं होता, तो उनके लिए डॉक्टर कहता है कि आप लैक्टोज फ्री मिल्क लेंगे। नेक्स्ट आ जाए माल्टोज। माल्टोज आपके पास कहाँ से निकलता है? वीट, बार्ले वगैरह यहाँ से। और रैफिनोज एक और आपके पास है, ये लेग्यूम्स। लेग्यूम्स मैंने लास्ट किसी क्लास में बताया भी होगा। ये हम दालों और जो डिफरेंट पल्सेस होती है उनको कहते हैं। चने, बीन्स वगैरह, ये सब आपकी कैटेगरी किसकी है? लेग्यूम्स। नेक्स्ट पे आ रहे हैं पॉलीसेक्राइड। पॉलीसेक्राइड में भी अलाइनमेंट थोड़ा सा आगे पीछे हुआ है। तो जो सेल्यूलोज की एग्जांपल है, सेल्यूलोज आपके पास कहाँ से आता है? सेल वॉल ऑफ, ये जो जितने भी प्लांट्स हैं, जितने भी आपको प्लांट नजर आएंगे जमीन के अंदर, जमीन के ऊपर अंदर नहीं, तो वो सारे के सारे अपने अंदर सेल्यूलोज रखते हैं। तो जितने भी आपके पौधे हैं, और कॉटन अभी हमने पीछे पढ़ा, प्योर फॉर्म ऑफ सेल्यूलोज है, तो कॉटन भी आपका जाहिर है सेल्यूलोज रखता है, वहां से आता है। स्टार्च कहाँ से आएगा? जितना भी सीरियल आपका फूड है, जैसे आपके बार्ले हो गए, वीट वगैरह हो गए, सुबह आप नाश्ते में ये चीजें खाते हैं, तो सीरियल्स हो गए, साथ ही साथ पोटैटोज, लेग्यूम्स और दीगर चीजें। आपके स्मॉल अमाउंट ऑफ रूट वेजिटेबल। रूट वेजिटेबल जो आपके अंदर से, जैसे कैरेट्स हो गए, ये आपके अंदर उगता है, जमीन के रूट्स होती हैं ये बेसिकली। आपका जो कैरेट है दैट इज रूट, ये आपका कोई प्लांट नहीं है। उसके ऊपर जो पौधे निकल रहे हैं, पौधे से हमारे पत्ते निकल रहे हैं, वो पत्ते बाहर निकलते हैं। रूट में जितने भी आपके पोटैटोज हो गए और दीगर इस तरह के जितने भी आपके वेजिटेबल्स हैं, उन सबको हम कहते हैं रूट वेजिटेबल्स। अब ये सारी बेसिक कॉमन सेंस या जर्नल नॉलेज वाली बातें जो मैं आपको यहाँ पर ट्रांसलेट करके बता रहा हूँ, कोई ऐसी चीज नहीं है जो आपने ना देखी हो। अगर इनकेस नहीं देखी तो ऐसा नहीं है कि आप इसको देख नहीं सकते। जाएं, जो चीज आपको नहीं पता गूगल करें और चीजें देख लें, तस्वीरें आ जाएंगी। ग्लाइकोजन, जिसको आप एनिमल स्टार्च भी कहते हैं, ये भी हम पीछे पढ़ चुके हैं। तो ये आपके लिवर या मसल, इनके अंदर पाया जाता है। तो जितने भी एनिमल्स हैं उनके पास लिवर होता है, लिवर के अंदर ये पॉलीसेक्राइड पाया जाता है। ये सिंपल सा आपके पास था सोर्सेज ऑफ कार्बोहाइड्रेट का टॉपिक। यहाँ तक कोई कंफ्यूजन है तो बताएं, फिर इसके बाद मैं यूजेस पे आ रहा हूँ। चलें बेटा, अब यूजेस पे आ जाएं। यूजेस वही सारे जो अभी हमने पढ़े, कुछ हद तक सिमिलर, वही दोबारा बातें रिपीट हो रही हैं। पहले यूज पे आ रहा हूँ, यहाँ पर आपके पॉइंट वाइज में। पहला यूज क्या है कि हमारे लिए ये एनर्जी सोर्स के तौर पे काम करता है। तो जितने भी कार्बोहाइड्रेट हैं ये हमारी बॉडी को इसलिए चाहिए क्योंकि ये एनर्जी स्टोर करते हैं।
और हमारी बॉडी के सर्वाइवल के लिए ज़ाहिर है ये बहुत असेंशियल चीज़ है, ज़रूरी चीज़ है। तो आपके ये रिक्वायर हैं एज एन एनर्जी सोर्स, जिसमें हमारे ज़ाहिर प्लांट हो, एनिमल हो, कोई भी हो, उसके सर्वाइवल के लिए लाजमी है। सेकंड पॉइंट पे आ रहा हूँ, इनका जो प्लांट का स्ट्रक्चर है ये मैं पीछे भी आपसे डिस्कस कर चुका हूँ। कार्बोहाइड्रेट्स की वजह से सस्टेन होता है, अदरवाइज आपका पौधा अभी छोटा सा उगा ही था, अगर उनमें कार्बोहाइड्रेट ना हो तो वो आपका बड़ा दरख्त नहीं बनेगा, वो वहीं पे नीचे गिर जाएगा और मुरझा जाएगा। जो भी आपके ऐसे पौधे हैं जो बड़े दरख्त बन जाते हैं, उनके अंदर कार्बोहाइड्रेट्स की क्वांटिटी थोड़ी ज्यादा होती है। और वो पौधे जिनके अंदर आपके ये एबिलिटी नहीं है कि वो शेप अपनी मेंटेन रखें, तो उनको सपोर्ट देनी पड़ती है। आप देखेंगे कुछ पौधे ऐसे भी होते हैं जिसको हम लकड़ी दूसरी लगा के सपोर्ट दे रहे होते हैं, या वो आपकी जिस तरह बेलें होती हैं दूसरे पौधों के ऊपर उगना शुरू हो जाती हैं, उनके अंदर जाहिर है वो क्वांटिटी थोड़ी लेस होती है। तो ये आपके जो प्लांट्स हैं उनके स्ट्रक्चर को सस्टेन करती है, तभी आपके जो पत्ते हैं वो ऑलमोस्ट सारे के सारे एक ही प्लांट के एक जैसे होते हैं। नेक्स्ट पे आ जाए, कार्बोहाइड्रेट अगर इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च है और वो भी प्लांट्स के अंदर, ज़ाहिर प्लांट में आपके पास है, या ग्लूकोज है इन मैमल्स, मैमल्स या एनिमल्स दोनों एक ही बात है, तो आपके पास ये एज अ एनर्जी स्टोरेज के तौर पे काम करते हैं। हमारे अंदर भी ये स्टोर होते हैं, जब भी कभी हमें एनर्जी फौरन चाहिए तो हमारी बॉडी के अंदर रिजर्व होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको लेट सपोज कहीं पे जाना है और वहां पर जाने के लिए लगेंगे 100 रुपए, लेकिन आप जब घर से निकलेंगे तो आप अपनी जेब में 100 रुपए लेके नहीं निकलेंगे। आप क्या करेंगे, कम से कम भी 200-300 रुपए, यानी कि जो अमाउंट चाहिए उससे ज्यादा अमाउंट लेके निकलेंगे कि वापस आने में कोई परेशानी ना हो। लगेंगे आपके 100 रुपए ही, लेकिन आप उससे ज्यादा अमाउंट इसलिए लेके जाते हैं क्योंकि वो स्टोरेज के तौर पे आपने अपनी जेब में रखे हुए होते हैं, जब जरूरत पड़ेगी निकाल लेंगे। आपको फॉर एग्जाम्पल जरूरत नहीं है, सिमिलरली अगर हमारी बॉडी को जरूरत नहीं है, हम खाना खा के उसकी जरूरत पूरी कर रहे हैं, तो हमारी बॉडी के अंदर जो स्टोर होना उतना तो स्टोर होगा ही। अब वो स्टोर हुआ हुआ अगर बॉडी से नहीं निकलेगा तो हमारा वजन बढ़ना शुरू हो जाएगा, क्योंकि बॉडी को सरवाइव करना है और बॉडी को लगेगा कि मैं स्टोर जो कर रहा हूँ बॉडी के अंदर जितना भी कार्बोहाइड्रेट है वो स्टोर कर रहा हूँ, लेकिन वो कम पड़ रहा है। तो क्या करेगी बॉडी, और स्टोर करेगी, जिसकी वजह से हमारा वजन बढ़ता है, हम ज़ाहिर है अपने अंदर फैट कंटेंट बढ़ाते रहते हैं। तो बहरहाल हमारे अंदर ये स्टोर होता है एनर्जी स्टोरेज के तौर पे। नेक्स्ट पे आ जाएं, ये ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल करने के लिए या उसको लेवल पे रखने के लिए भी इस्तेमाल होता है। ये पॉइंट हम पढ़ चुके हैं पीछे, तो ये पॉइंट आपका पीछे क्लियर मैं कर चुका था कि ब्लड शुगर आपका जो होता है, अगर वो ग्लूकोज जैसे हमारी बॉडी के अंदर होता है, अगर वो ज्यादा हो जाए 65 to 110 mg/100 ml, मुझे याद पड़ रहा है, अगर वो उससे ज्यादा हो जाए तो इसका मतलब ये आपकी बॉडी इंसुलिन जनरेट कम कर रही है या नहीं कर रही, फिर आप शुगर पेशेंट डिक्लेयर कर दिए जाते हैं। तो बहरहाल नेक्स्ट पे आ रहे हैं पॉइंट पे, फिफ्थ पॉइंट पे आ रहे हैं। सुक्रोज आपके पास एक फूड एडिटिव है। फूड एडिटिव का मतलब खाने में हम ऊपर से डालते हैं। फॉर एग्जाम्पल कोई मीठा आप बना रहे हैं तो आप चीनी ऊपर से डालते हैं, चीनी क्या है, सुक्रोज ही तो है। तो फूड एडिटिव के तौर पे इस्तेमाल होता है ये आपके कॉन्फेक्शनरी, कॉन्फेक्शनरीज, कॉन्फेक्शनरी क्या है, जितने भी मीठी चीजें हैं, चॉकलेट्स हो गए, मिठाइयाँ हो गई, ये सारी, इसको हम एक चीज में बंद कर देते हैं, क्लासीफाई कर देते हैं, उसका नाम हम रखते हैं कॉन्फेक्शनरी। तो जितने भी कॉन्फेक्शनरीज हैं यानी मिठाइयाँ वगैरह हैं, कंडेंस्ड मिल्क हो गया, और आपके कैन फ्रूट हो गए जो आपके कैन के अंदर होते हैं, कुछ आप फॉर एग्जाम्पल पाइनएप्पल अगर खाते हैं तो पाइनएप्पल या तो आप बिल्कुल फ्रेश लें तो आपको काटना उसके लिए अजाब है, अदरवाइज कटा हुआ लेंगे तो वो कैन के अंदर पैक्ड आता है। तो जो पैक्ड आता है जाहिर है किसी ना किसी सीरप में आता है, वो सीरप में क्या होगा, कार्बोहाइड्रेट ही तो होगा, सुक्रोज होता है, जैम्स हो गया, जेलीज हो गया, और भी दीगर इस तरह की जितनी मीठी चीजें हैं उन सब के अंदर ये पाया जाता है। नेक्स्ट पे आ जाए, कार्बोहाइड्रेट आपका फाइबर अगर इस्तेमाल हो रहा है, कार्बोहाइड्रेट फाइबर, फाइबर के तौर पे भी कार्बोहाइड्रेट होता है, सब्जियों के अंदर आपके फाइबर होता है, तो वो क्या है, कार्बोहाइड्रेट फाइबर है। ये क्या करता है, कोलेस्ट्रॉल को रिड्यूस करता है और ब्लड प्रेशर को रेगुलेट करता है। जितने भी ऐसे लोग जिनका कोलेस्ट्रॉल ज्यादा होता है उनको डॉक्टर सब्जियों पे ले आते हैं कि अब आप सब्जियां खाएंगे, गोश्त वगैरह या और इस तरह ऑयली चीजें बंद कर दें। तो यहाँ पर आपके जो कार्बोहाइड्रेट फाइबर हैं वो हेल्प करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आपका दिया हुआ है कि कार्बोहाइड्रेट को एग्जिस्ट करता है विद अ वैरायटी ऑफ प्रोटीन एंड लिपिड किसी भी बायोसिस्टम के अंदर। बायोसिस्टम का मतलब क्या है,
जहाँ पर भी आपकी लाइफ एग्जिस्ट करती है उसके अंदर कोई ना कोई सिस्टम है, मैकेनिज्म है, जैसे इंसान हो गए, एनिमल, प्लांट वगैरह, इन सबके अंदर। तो वहां पर आपके कार्बोहाइड्रेट इन द फॉर्म ऑफ प्रोटीन और लिपिड, अब ये क्या है दोनों, ये आगे का टॉपिक है। तो प्रोटीन मैं आगे इस टॉपिक के बाद पढ़ाऊंगा। सिमिलरली प्रोटीन के बाद हम लिपिड्स पढ़ेंगे। नेक्स्ट पॉइंट पे आ जाएंगे। जब आपको पता चल जाएगा तो आपको क्लियर हो जाएगा प्रोटीन और लिपिड के तौर पे कोएग्जिस्ट कैसे करता है। नेक्स्ट पॉइंट पे आ रहा हूँ। नेक्स्ट आपके पास यहाँ पर 8 पॉइंट है। सेल्यूलोज प्रोवाइड करता है फूड विद इट्स बल्क एंड फाइबर, यानी कि जो आपका सेल्यूलोज है ये फूड के अंदर अगर मौजूद है तो इनके अंदर फाइबर भी मौजूद होता है, बल्क क्वांटिटी में भी होता है। बहरहाल ये प्रमोट करता है पेरिस्टालिसिस या पेरिस्टालिसिस, जो भी आप इसको कहें, इन द इंटेस्टाइन। इंटेस्टाइन सबको पता है, हर डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर ही पाया जाता है। अब क्योंकि बायोलॉजी के साथ लिंक कर दिया है, सारे चैप्टर का नाम ही बायोकेमिस्ट्री है, तो इतनी डेप्थ में आपको पढ़ाऊंगा नहीं, बस इतना आपको समझाऊंगा। जो आपका इंटेस्टाइन होता है, आगे दो टाइप होती है, स्मॉल और लार्ज। तो उसके अंदर कभी आपको बदहजमी हो जाए तो वहां पर आपके कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं जो कि आपके जो फ्लो है, पासेज है, उसको प्रॉपर करते हैं। तो बहरहाल अब ये बायोलॉजिकल टर्म्स में हम ज्यादा डेप्थ में नहीं जा रहे, केमिस्ट्री के अंदर रहते हैं। अगर बायो के अंदर ये चीज पढ़ानी हुई तो तब पढ़ा देंगे, अदरवाइज नहीं भी पढ़ानी हुई तो कोई मसला नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट पे आ रहे हैं। सेल्यूलोज आपके पास यूज किया जाता है एज अ रॉ मटेरियल बहुत सारी इंडस्ट्रीज के अंदर, जैसे क्या यहाँ पर बताया टेक्सटाइल और पेपर। जो आप इस वक्त पेपर इस्तेमाल कर रहे हैं, जाहिर है उस पर आप लिख रहे हैं। अब हर बच्चे के रजिस्टर के अलग अलग क्वालिटी है। कुछ के पेपर में इंक फैल रही है, कुछ के पेपर में इंक नहीं फैल रही। तो सिर्फ और सिर्फ आपके पेपर के अंदर सेल्यूलोज जो मौजूद है उसकी क्वालिटी पे डिपेंड कर रहा है कि आपका पेपर कितना स्मूथ है, कितना रफ है। तो ये क्वालिटी आपकी ज़ाहिर मेंटेन करता है। टेक्सटाइल का मतलब क्या है, कपड़े वगैरह हमारे। कॉटन आपका क्या है, सेल्यूलोज ही तो है, कॉटन के कपड़े पाए जाते हैं। अब जितना अच्छा कॉटन होगा उतने अच्छे कपड़े आप पहनेंगे। बहरहाल ये आपके इंडस्ट्रीज के अंदर भी इस्तेमाल होता है। नेक्स्ट पॉइंट पे आ जाए, सेकंड लास्ट पॉइंट है गालमन। जो स्टार्च है ये आप इम्प्रूव करता है आपके राइटिंग करेक्टरिस्टिक को किसी भी पेज के ऊपर। तो मैंने अभी आपसे कहा आपके पास जो कागज है, रफ है, स्मूथ है, उसके अंदर स्टार्च अगर होगा तो वो बताया कि कितना स्मूथ या कितना रफ होगा। पेपर की क्वालिटी तो चलें सेलुलोज ने बता दी, लेकिन जो रफनेस है या स्मूथनेस है पेपर की, वो कैरेक्टरिस्टिक स्टार्च बताता है। तो स्टार्च आपके अगर मौजूद होगा तो वो आपके इम्प्रूव करेगा राइटिंग कैरेक्टरिस्टिक पेपर की। और पेपर के ऊपर अगर कोई कोटिंग करनी है, फॉर एग्जांपल अगर आप प्रिंट करते हैं तो वो प्रिंट में बेसिकली इंक को कोट किया जाता है, या पेपर को साइज करना है तब भी आपका स्टार्च काम आता है। अब पेपर मुझे कट करना है लेकिन स्टार्च आपके पास कम है या बहुत ही लो क्वालिटी का है, कट करूंगा पेपर इरेगुलर कट होगा। साइज फॉर एग्जांपल A4 पेपर है तो A4 पेपर का साइज मुझे बार बार अलग मिल रहा होगा। तो साइजिंग पेपर की करनी है, उसके ऊपर कोटिंग करनी है, या जो भी लिखना है उसकी क्वालिटी स्टार्च की वजह से होती है। सिमिलरली स्टार्च के बारे में एक और बताया है कि ये आपके यूटिलाइज किया जाता है प्रोडक्शन ऑफ इथेनॉल। इथेनॉल अक्सर क्लीनिंग पर्पस के लिए हम इस्तेमाल करते हैं लेबोरेटरीज के अंदर। कोई भी लैब के अंदर अगर आप काम होता हुआ देखेंगे और सफाई करनी है तो आप नलके के पानी से सफाई नहीं करते। अगर आप नलके के पानी से सफाई कर भी लें तो बाद में आपको इथेनॉल या एसीटोन से साफ करना पड़ता है, ताकि जितना भी आपके पास डिफरेंट मटेरियल था, रेजिड्यू था, वो सारा निकल जाए। तो इथेनॉल बनाने के लिए भी इस्तेमाल होता है, और साथ ही साथ जो आपके क्लीनिंग पर्पस के लिए लॉन्ड्रीज वगैरह उनके लिए भी स्टार्च इस्तेमाल किया जाता है। तो ये सिंपल से कुछ यूजेस थे यहाँ पर कार्बोहाइड्रेट्स के। और कार्बोहाइड्रेट का जो टॉपिक है वो आज आपका ऑलमोस्ट पूरा कंप्लीट हो गया। ऑलमोस्ट का मतलब क्या है कि कार्बोहाइड्रेट, अभी हमने एक पॉइंट पढ़ा, वो एग्जिस्ट करता है प्रोटीन और लिपिड्स के अंदर। तो प्रोटीन का टॉपिक अब हमारा फॉरन नेक्स्ट बाकी है। प्रोटीन के बाद फिर लिपिड होगा, और होपफुली इसके बाद अगर कुछ नहीं है तो फ्रेंड हो जाएगा। बहरहाल यहाँ पर आज आपका कार्बोहाइड्रेट का पोर्शन स्टॉप हुआ है। कार्बोहाइड्रेट का टॉपिक हमने डिस्कस किया है कम्प्लीटली। ऑल दो कार्बोहाइड्रेट सिर्फ इतना सा नहीं है, कार्बोहाइड्रेट इससे बहुत ज्यादा और भी है जो कि अभी आपके इस करंट लेवल पे नहीं पढ़ाया जा रहा। तो बाद में जब आप बड़ी क्लास में आ जाएंगे होपफुली तो आपको और डिटेल में पढ़ा दिया जाएगा। अभी के लिए फिलहाल कार्बोहाइड्रेट का पोर्शन यहाँ पर हो गया कंप्लीट। अब जितना भी कार्बोहाइड्रेट से रिलेटेड आपके पास पास्ट डे के पेपर में क्वेश्चन आए या आपकी एक्सरसाइज में क्वेश्चन, जो कुछ भी है कार्बोहाइड्रेट आपका यहाँ कंप्लीट हो गया। इसको अब आपकी जिम्मेदारी है जितने भी क्वेश्चन हैं या जो कुछ भी है वो आपने कंप्लीटली सॉल्व करना है। तो यहाँ पर होपफुली आपकी किताब में जो कुछ भी बातें कही थी वो सारी हमने बात
कर लिए, समझ लिए। एक छोटा सा आपके पास यहाँ पर किताब में लिखा हुआ है डू यू नो का पोर्शन। तो डू यू नो के अंदर आपको बताया हुआ है इंसुलिन के बारे में। तो इंसुलिन पहले भी मैं आपसे डिस्कस कहीं ना कहीं कर चुका हूँ कि ये आपके पास एक हार्मोन है, आपके जो पैनक्रियाज हैं वो जनरेट करते हैं इसको। तो इंसुलिन आपके क्या करते हैं, बॉडी के अंदर जो ग्लूकोज जनरेट हो रहा है या फूड के थ्रू आप इनटेक कर रहे हैं, वो सारा का सारा आपका इंसुलिन उसको रेगुलेट करता है, उसको लेवल पे रखता है। जो ब्लड शुगर है, वो जो लेवल है, उसको इंसुलिन लेवल पे रखता है। अगर इंसुलिन ज्यादा बनना शुरू हो जाए तो आपको ज्यादा कार्बोहाइड्रेट, ज्यादा ये आपको कंज्यूम करना पड़ेगा। अगर इंसुलिन कम बनना शुरू कर दे तो आपकी बॉडी में कार्बोहाइड्रेट यानी ग्लूकोज का लेवल बढ़ना शुरू हो जाएगा। तो बहरहाल आपके पास ये, अगर ग्लूकोज जो कि आप खाने से या ग्लाइकोजन यानी स्टोर्ड फूड यहाँ से जहाँ से भी लें, तो आपके एज अ एनर्जी स्टोरेज के तौर पे वो तो चीज हो गई। इंसुलिन का काम क्या है, इंसुलिन उस ग्लूकोज लेवल को मेंटेन करता है। यही सारी बातें यहाँ पर लिखी हुई हैं। और अगर मेंटेन नहीं करेगा तो क्या होगा, डायबिटीज हो जाएगी। तो जितने भी शुगर पेशेंट्स हैं उनके अंदर इंसुलिन जनरेशन स्टॉप हो जाती है, या स्टॉप ना भी हो तो बहुत मिनिमम हो जाती है। तो ये कुछ आपके पास चैप्टर का हिस्सा था। अब इसके बाद आपका कार्बोहाइड्रेट यहाँ तक एंड हो गया है। अगर कोई कंफ्यूजन, कोई क्वेश्चन है तो बेटा डिस्कस कर लें।